तो देखिए ये हमारा पहला चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 12th इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुल मिला के 15 मुझे टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। ओके, बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो इसमें जैसा इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है उसके बारे में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, किसी बॉडी को चार्ज करने के तरीके, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, और एक काफ़ी एसेंशियल कूलम्ब्स लॉ। फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जो हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम भी बोला जाता है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसके नीचे से तुम्हारा स्टेट बोर्ड का सिलेबस चालू होता है। स्टेट बोर्ड का जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारी चीज़ें को मालूमात होना ज़रूरी है। इतना पार्ट उन्होंने एनसीईआरटी ये स्टेट बोर्ड 11th में डाला हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट स्टेट बोर्ड 11th में डाला हुआ है, मगर अपन तो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते, तो पूरा अपने को कंटिन्यूएशन में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो स्टेट बोर्ड की असल तैयारी यहाँ से यहाँ तक जो भी बताऊँगा सब सिर्फ शॉर्ट चीज़ों को नोट करके चलो। नोट्स तो सभी को देने वाले, अपन करने वाले हैं, अभी थोड़ी दिन में नोट्स आ ही जाएंगे। तो मैं एकदम बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं बहुत शॉर्ट में लिखाऊंगा मैं, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। सिर्फ एसेंशियल चीज़ों को दिखाऊंगा। नोट्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो ही जाएगी, बहुत डिटेल में थ्योरी है तो पूरा ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा। ठीक है, लिख लो पहले कंटेंट। आई थिंक ये इधर का हो चुका होगा आपका, है ना। इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ दो ही चीज़ें देखना है। सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर, जो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट में जो सवाल करूँगा वो रहेगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है। ऑफ कोर्स ये एक ब्रांच है फिज़िक्स का, साइंस का, जहाँ पर आप स्टेशनरी यानी स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अ ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स भी बोले तो चलेगा, वेयर वी स्टडी अबाउट स्टेशनरी चार्जेस, जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, स्टेशनरी चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स में। ठीक है, चार्जेस क्या है वो सब चीज़ हम देखेंगे बारी बारी से, मगर सिर्फ चार्जेस को लेके हम लोग ने बोले कि जब भी आप स्टेशनरी मतलब कोई चार्ज एक बॉडी पे रुका हुआ है, थमा हुआ है, मोशन में नहीं है, तो उस वक्त जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और अगर चार्जेस मोशन में है और तब आप उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फिर इसके बाद अगला सवाल जो इसमें आता है, वेयर डू वी ऑब्जर्व द फिनोमिना। रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपके जो फिनोमिनाज है इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ये ओरली लेंगे। सिर्फ आप टाइटल डाल के रखो, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लिखना ज़रूरी है करके। सिर्फ आपको ये जानने के लिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है ना, किस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, कैसे दिया है, वो सब चीज़ें मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। तो दूसरा सवाल यहाँ ये बनता है कि हम ऑब्जर्वेशन ये कहाँ देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड जो आप ये फिनोमिना है कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत जगह आपने देखा हो, बचपन से आपने किया होगा, खेला होगा, वो स्केल को रब करके छोटे छोटे पेपर बिट्स को आपने उठाए होंगे, है ना। आपने वो बालों पे ऐसा रब करके बलून को दीवार पे चिपकाए होंगे, वो वहाँ पर आपने देखे हैं। चेयर्स पे किसी को बिठाकर टॉवेल से मार के उसको टच कर करंट लगाऊंगा, है ना, किसी न किसी को करंट लगाया होंगे आपने। ये बहुत जगह की आप चेयर पे बैठते अक्सर देखो। अभी तो कैसा सब लोग ग्राउंडेड है, क्योंकि आप सब लोग आपके जो पैर है डायरेक्ट ज़मीन से अटैच्ड है। अगर मान लो कि आप ऐसा रबर शूज़ जैसा कुछ पहन के आप चेयर पे काफ़ी देर तक बैठे हो
अब बैठे हो ठीक है, बाद में जाके आप किसी चीज़ को टच करोगे, आपको ऐसा कंडक्टर को टच करोगे किसी, तो आपको फील होगा शॉक जैसा। अरे शॉक मतलब बहुत बड़ा शॉक नहीं, मतलब ज़रा सा वो लगेगा, फील झटका लगेगा कि अरे भैया यहाँ पर झटका लगा, यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ। वहाँ हम लोग देखते फिनोमिना। इवन आपकी लाइटनिंग जो होती है, अब तो भाई बहुत चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो ये जो लाइटनिंग्स होती है, जो बिजलियाँ गिरती, क्या होता है कि आसपास जो एटमॉस्फेयर में आयंस होते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये तेज़ हवाओं के वजह से, पानी के वो सब की वजह से, उनके जो पहले वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मगर अब ये तेज़ हवाओं की वजह से क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा नीचे आ जाता है और वो पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है ना, वो सेपरेशन आ जाता है काफ़ी बड़ा। अब हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज से अटैच होना चाहेगा। अब यहाँ होता है ज़मीन में न्यूट्रल रहती है, वैसे ज़मीन न्यूट्रल है ना, मगर ये नेगेटिव चार्ज लोअर लेवल पे आने की वजह से क्या होता है कि ज़मीन की ऊपरी लेवल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जब बारिश होती है, ख़ास तौर से बारिश में क्या गिरता है, पानी। जनरली पानी क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और अब नमी भी हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो ये रास्ता देता है उन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ जाने का, आपके पॉजिटिव चार्ज तक जाने का। और जैसे ही वो रास्ता देता है, वो सब के सब वहाँ दौड़ के उधर जाते हैं पॉजिटिव चार्ज के पास, अर्थ के, और बहुत दौड़ के जाने की वजह से एक बहुत हाई वोल्टेज का एक स्पार्क जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपकी बिजली, या जिसको हम लोग फ्लैश बोलते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का स्पार्क रहता है। कहा यह जाता है कि किसी तरह अगर आप उस बिजली को कैद कर पाए, उसकी एनर्जी को आप अगर कैद कर पाए किसी तरह, इतनी एनर्जी होती है उसमें कि अगर किसी तरह उसको आप अगर कैद कर पाए, तो मुंबई जैसा शहर 400-500 साल के लिए नॉन स्टॉप चल सकता है। मुंबई कितना बड़ा, कितने लोग, कितने घर, तो अगर एक बिजली को अगर आपने कैद कर लिए उसकी एनर्जी को, तो मुंबई जैसा शहर 400-500, ऐसा सुना था मैंने, 400-500 साल तक के नॉन स्टॉप चल सकता है, इतनी उसमें एनर्जी होती है। अब वही एनर्जी किसी इंसान पे गिर जाएगी तो उसका क्या हाल होना है आपको मालूम है, इसीलिए वो डायरेक्ट पूरा कोयला वहीं ऑन स्पॉट, एक कोई चांस नहीं, वहीं ख़त्म हो जाता इंसान, है ना। अगर उसके पास भी उधर भी गिरती थोड़ा बहुत, तो भाई वो ख़त्म हो जाता, उसके सर पे एग्जैक्ट गिरेगी तो भाई क्या हाल होगा पता है, बोल के नहीं आएगा, है ना। खैर ये तो हम लोग, ये जो फिनोमिना था, हम लोग ने इस सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा, ये जानते हैं। अब अगला पार्ट जो हमारा है, ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। फिर इसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो है हमारा है, वो है 1.2 जो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच it experiences electric and magnetic force, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिसके कारण, है ना, वो एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप सबसे पहले एक ग्लास रॉड को इमेजिन करो। मान के चलो कि ये आपके पास एक ग्लास रॉड है, एक सिल्क थ्रेड से वो लटका हुआ है ग्लास रॉड, है ना। अब मैं क्या करता, सॉरी ग्लास रॉड ले लेते, चलो ठीक है, ग्लास रॉड ली हमने और इसको एक सिल्क थ्रेड से हमने उसको लटका के रखे, और एक और ग्लास रॉड है मेरे पास, है ना। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इस ग्लास रॉड को सिल्क से, है ना, या वुलन क्लॉथ से उसको अच्छे से घस देता हूँ। घसने के बाद ठीक है, मैं बोलूँगा ये चार्ज हो गया। इसी तरह ये वाले ग्लास रॉड को भी मैं क्या करता हूँ, उसी कपड़े से, सिल्क, अगर सिल्क तो वुल, नहीं तो वुल, उससे अच्छे से उसको रब कर देंगे। अब ऐसा है कि जब इस ग्लास रॉड को इसका करीब लाया गया तो मैंने नोटिस किया कि अरे भैया ये तो उससे दूर भाग रहा है कि नहीं। याद रखना, दोनों कपड़े, दोनों ग्लास रॉड को एक ही कपड़े से आपको क्या करना है, रब करना है। तो बोला गया यार देखो, जब ये करीब लाए तो दूर भाग रहे, है ना। और इसी तरह से वो जो कपड़े था, जैसे मान लो कि इसको अलग कपड़े से रब किए थे, इसको अलग कपड़े से रब किए थे, है ना, तो वो कपड़ों को भी पास में ला रहा, तो वो भी कपड़े भी क्या कर रहे हैं, अपने एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पता ये चला कि इनके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आई
ऐसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी आई है जो दोनों में सेम है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब इसी तरह से अब मैं यहाँ पर एम्बर रॉड लेता हूँ। एम्बर क्या होता है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, बताओ एम्बर क्या होता है। एम्बर क्या होता है, एक रेजिन जैसा आता है ना जो झाड़ों पे लगा रहता है, गोंद जैसा कुछ रहता है, वो रेजिन जैसे निकलता है, उसको एम्बर कहते हैं, है ना। एम्बर के रॉड्स बनाए जाते हैं, मतलब ग्लास तो बाद में निकला, उससे पहले एम्बर के वो रॉड्स बनते थे। और या फिर आप सिंपली एम्बर रॉड छोड़िए, प्लास्टिक का पकड़ लो, आप प्लास्टिक रॉड पकड़ लेते हैं, प्लास्टिक रॉड। तो अब प्लास्टिक का रॉड है, अगेन मैं भी इसको एक पर्टिकुलर कपड़े से इसको रब कर रहा हूँ, है ना। ये प्लास्टिक रॉड इस थ्रेड से लटका हुआ है, सिल्क थ्रेड से। ये दूसरा प्लास्टिक रॉड है, इसको भी आपने क्या किया, उसी कपड़े से फिर बाद में रब किया, उसी काइंड के कपड़े से रब किया। इस जब प्लास्टिक रॉड को आपने करीब लाया तो मैंने फिर से देखा ये प्लास्टिक रॉड एक दूसरे से क्या कर रहे, रिपेल कर। मगर जब इस प्लास्टिक रॉड को मैंने इस ग्लास रॉड के करीब लेकर आया तो मैंने क्या देखा, अभी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसमें कुछ तो भी ऐसी प्रॉपर्टी है ना, जो इसमें नहीं है, इसी वजह से ये इसको क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा है। तो पता चला कि भैया ठीक है, ये प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया जाए, तो फिर चार्ज नाम दे देंगे इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले उसको नाम ऐसा पॉजिटिव एंड नेगेटिव करके दे दिया। पॉजिटिव मतलब ये एक काइंड का है, नेगेटिव मतलब उसके वो ऑपोजिट काइंड का कोई तो भी चार्ज है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमें यही बातों को पढ़ना पड़ता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, और थोड़ा बहुत उसके बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है हम लोग ने वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो कहा यह गया कि हर बॉडी में चार्ज होता है, बस वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता रहता है ना। और जब एक बॉडी पे जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज अगर आ जाते हैं तो हम उस बॉडी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, इसी के टॉपिक के अंदर आता है इलेक्ट्रोस्कोप। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस का नहीं है, इलेक्ट्रोस्कोप हमारे लिए बिल्कुल भी इतना इंपॉर्टेंस का नहीं है। ये असल में क्या होता है, स्टेट एनसीईआरटी बोर्ड वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ नोट लिखना पड़ता है। नीट में, जेई में इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, स्टेट बोर्ड में तो है ही नहीं दूर तक। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है किसी बॉडी पे कितना चार्ज है। इसमें क्या होता है कि मेटालिक प्रोब होता है और यहाँ पर दो गोल्ड लीव्स रहते लगे हुए, गोल्ड लीव्स, है ना। अब गोल्ड लीव्स जो आगे पीछे इस तरह से जा सकते हैं, यहाँ मेटालिक नॉब, अगर ये देखने के लिए कि भैया कौन सा बॉडी कितना हैवीली चार्ज है, वो जो भी चार्ज बॉडी है उसको इसके करीब लेकर आया जाता है। जब चार्ज बॉडी को इसके करीब लाते हैं तो ये चार्ज इस बॉडी पे से इस बॉडी के ऊपर क्या होता है, फ्लो होता है। तो अगर मान लो कि जो भी चार्ज आपके, मान लो इधर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया सपोज करो, तो ये नेगेटिव चार्ज फ्लो होते हुए इधर चला जाएगा पूरा, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब है तो फिर एक दूसरे का नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी वजह से ये डाइवर्ज होते हैं, है ना। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जिसको कहा जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इस पर चार्ज बहुत ज़्यादा हैवी है। अब हल्का सा डाइवर्ज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कि इस पर बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज नहीं है, बस एक माइन्यूट चार्ज है। अगर ये आप ऐसे चिपक गए तो इसका मतलब नहीं, चिपकेंगे तो नहीं, सॉरी, वो सेम कैटेगरी के रहेंगे, है ना। नेगेटिव तो दोनों पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव तो दोनों पे पॉजिटिव आएगा। तो ये बॉडी जो है किसी भी ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये सिर्फ किसी बॉडी पे कितना चार्ज है ये डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब फिर देखा जाए तो ये चार्ज है क्या, असल में क्या है ये नेगेटिव चार्ज, क्या है ये पॉजिटिव चार्ज। ये वेरी सिंपल, जब भी आप बॉडी को किसी को रब करते हैं तो हर बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है, एटम से। हर बॉडी किस चीज़ से बनी है, एटम्स। एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। किसी किसी में वो लूजली बाउंडेड होते हैं, किसी किसी में वो टाइटली बाउंडेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एम्बर रॉड को या ग्लास रॉड को मान लो एक वुल के कपड़े से घस रहा हूँ, वुलन क्लॉथ से घस रहा हूँ, तो अब मैं थोड़ी देर के बाद ये देखा कि ये जो आपका ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये वुलन का जो कपड़ा है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ऐसा क्या सीन हो गया यहाँ पर कि ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। मैं बोलूँगा देख, ये जो ग्लास रॉड के अंदर जो एटम्स थे, उस एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन थे
वो इलेक्ट्रॉन इस एटम से जुड़े हुए थे, बिल्कुल सेम हाल बोले यहाँ पर भी था, बोले तो हाँ बिल्कुल, मगर जब उन्होंने घसे ना तो घसने की वजह से उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। अब इसमें जो बॉन्ड था इसके मुकाबले क्या था, वीक था, वुलन क्लॉथ के मुकाबले वीक था। तो मैं बोलूँगा भाई कि इस वुलन क्लॉथ को जब आपने रब किए तो इसके भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर रहे थे और इसके भी इलेक्ट्रॉन, मगर इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसके एटम से वीकली जुड़े हुए थे और ये उसके मुकाबले टाइटली था। तो इसीलिए जब आपने ये किए तो इलेक्ट्रॉन झड़ के निकल गए, है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने को बोला गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने को बोला गया पॉजिटिव चार्ज, और किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेस में आ गए तो उसको क्या बोला गया, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये बात समझ के रखना कि भैया जब भी हम बोलते हैं कि किसी बॉडी को ये पॉजिटिवली चार्ज है, हम बोलते हैं किसी बॉडी को ये निगेटिवली चार्ज है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज का मतलब ये हुआ उस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, उसके बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की, आप बोलेंगे भाई एक्सेसिव है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ज़रूरत से ज़्यादा है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको जो सिंबलाइज किया जाता है, जनरली हम इसको सिंबलाइज करते हैं, है ना, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। ओके, इसका जो यूनिट होता है ये होता है कूलम। ओके, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, एम्पियर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन है आपके चार्ज का वो कितना होता है, कोई बताएगा डायमेंशन क्या होता है चार्ज का, बता चुका हूँ कई बार मैं, T1 A1। अब बड़ी कंट्रोवर्सी है यार ये देखकर कि अपन यार पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले चार्ज के बारे में पढ़ रहे, फिर उसके बाद जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बुनियाद तो चार्ज से है, तो फिर किसी चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं माना गया, है ना, इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों माना गया। तो बेटा कहानी ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज बाद में हुई, पहले इलेक्ट्रिक करंट की खोज हो चुकी थी, मालूम था इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा, क्यों हो रहा, किस वजह से हो रहा, ये नहीं मालूम था। तो कई सालों तक ये दुविधा में थे कि भैया आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे फ्लो हो रहा, बाद में पता चला था फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट। तो इसी वजह से करंट को बोला गया फंडामेंटल, बुनियाद, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई ना ये ब्रांच की। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, सबकी जो ब्रांच की शुरुआत इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे हुई, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक पॉइंट्स। फिर आएगा हमारा अगला टाइटल, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट जो हमको इस पे फोकस करना है वो है कि व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इसमें स्टडी करना है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है ऑन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है, अर्थिंग ऑफ होम अप्लायंसेस। अर्थिंग ऑफ होम अप्लायंसेस, ठीक है। अर्थिंग ऑफ होम अप्लायंसेस, ये 3 सब टॉपिक्स हमको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के अंदर, ठीक है। बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स है इसमें, कुछ भी नहीं है ना। 0.5 तक तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे अपन। ये हो गया इधर का।
पहले पढ़े व्हाट इज़ चैप्टर अबाउट इंट्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, है ना। फिर उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। जो जो पॉइंट पे फोकस करना है बस वो पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। सीबीएसई बोर्ड वालों को असल में वो पूरा एक है, आपके नोट्स में आप देखेंगे बहुत जो भी बताया ना मैं, वो पिथ बॉल्स के बारे में, इसके बारे में, ये सब डिटेल में दिया हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है ये, यहाँ से यहाँ तक। अभी ग्लास रॉड से रब करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये सिर्फ एक बार पढ़ लेना, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई बस थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा समझ में आ जाए तो। अपने को सीबीएसई बोर्ड नहीं देने का है, स्टेट बोर्ड में अपने है नहीं, अपने को हल्की सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या हुआ, है ना, बस। तो बहुत ज़्यादा उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। अब हम जो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो ये एक मामूली सी बात जिसको निगलेक्ट किया गया, है ना, और आगे जाके कई जगह पे लोगों को क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैंने एक दो बार किया भी कई लोगों से क्वेश्चन, आगे जाके जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर पढ़ते हैं, सॉलिड स्फीयर के साथ नॉन कंडक्टिंग लिखते हैं, हॉलो स्फीयर के साथ कंडक्टिंग लिखते हैं, तो ऐसा जैसा एक सवाल किया मैंने, नॉन कंडक्टिंग का ऐसा क्यों फॉर्मूला बन रहा, नॉन कंडक्टिंग में चार्जेस ऐसा क्यों स्टोर हो रहे हैं। तो कई लोगों को वो आगे का पार्ट समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो बेसिक पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। ये वाला कंसेप्ट, ये खास तौर से ये जो पार्ट बोल रहा हूँ मैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब सबसे पहले व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, है ना, मुझे कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैं बात करूँ कंडक्टर्स की, तो भैया जिसमें हम लोग कहेंगे कंडक्टर्स की खासियत क्या होती है कि यहाँ पर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको हम लोग कहेंगे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर मैटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने एटम से बहुत ही ज़्यादा लूजली जुड़े होते हैं, आराम से धक्के से निकल जाएगा बस बाहर, है ना, इस तरह से वो जुड़े होते हैं। अब इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के वजह से, है ना, इजी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, ईजी रहेगा, है ना। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है आसानी से किसी भी कंडक्टर में से, बोलते हैं ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उसके अंदर से। क्यों बोलते हैं उसके अंदर से, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आज़ादी से घूम सकते हैं इधर उधर, है कि नहीं। और अगर हम लोग कहेंगे भाई ठीक है, इंसुलेटर्स की क्या खास बात है भाई, है ना, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना टाइटली बाउंडेड है ना। तो मैं बोलूँगा नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं हो पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा क्या, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक चीज़ है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, मेरे को नहीं लगता कि ये पहली बार आपको मालूम पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर हमने देखा कि भाई ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा सकते हैं। अब यही प्रॉपर्टी की वजह से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मसला आ जाता है, बोले क्या मसला आ जाता है, देखो तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कंडक्टिंग मटेरियल, पहला पार्ट मैं जो इसके अंदर देखूंगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कंडक्टिंग मटेरियल। अब अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो, ये जो बॉटल है ये प्लास्टिक की नहीं बनी हुई है, ये किसी मेटल की बनी हुई है, किसी मेटल की बनी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कपड़ा लिया मैंने और इससे इसको रब करना स्टार्ट किया, थोड़ी देर के बाद इसमें से जीनी बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप इसको ऐसा रब करेंगे तो आपको मालूम है कि रब करने के बाद, ये बार बार रब करने की वजह से ये चार्ज हो रही है, इसमें से क्या हो रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल कि ये मेटल बोला ना मैंने, तो लूजली बाउंडेड रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी में से बाहर निकल जाते तो हम क्या बोलते, पॉजिटिवली चार्ज। अब ऐसा है कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला मैंने, सॉरी कौन सा ऑब्जेक्ट बोला मैंने, मेटल की बॉटल बोला, मेटल,
अब यहाँ से घसने के वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं और मैं कहूँगा कि ये हिस्सा, मुझे ऐसा लगा कि ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो रहा होगा, है ना, बिल्कुल सही। मगर इसकी एक खासियत है, अगर ये मेटल का बना हुआ है, अगर ये मेटल का बना है तो सिर्फ ये हिस्सा चार्ज नहीं होगा, पूरी बॉडी चार्ज हो जाएगी। क्यों मानूंगे भैया? अरे सिंपल सी लॉजिकल बात है ना। मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की भीड़ है ना, पॉजिटिव चार्जेस की भीड़ है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ना, आज़ाद है, तुम जा सकते इधर से उधर। तो बोलेंगे इतनी सारे पॉजिटिव, यहाँ के इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपने एटम को, है ना, यहाँ इसके साथ कंबाइन होकर अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन छोड़कर आया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर? पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं? इस तरह से ये मामला कब तक चलता रहेगा? जब तक पूरी बॉडी पे चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। तो अगर किसी भी मेटल, है ना, अगर किसी भी मेटल को आप क्या करते हैं, उस पर चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, तो चार्ज जो है वो किसी एक जगह पे नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा? पूरी बॉडी पे आएगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। भले ही आप एक कोने से कर रहे हैं, है ना, मान लो ये स्फेरिकल बॉडी है, मैं सिर्फ इतना हिस्सा घस रहा हूँ, है ना, इतना हिस्सा घस रहा हूँ ये सोच के कि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नहीं, मेटल के मामले में पूरी की पूरी बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यूनिफॉर्म होता है ना। भले ही तुम यहीं से घस रहे हो, मान लो यहाँ पर 4 चार्जेस ही जाए, बस इमेजिन कर लो मैं सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाया, तो 4 पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। तो वो 4 पॉजिटिव चार्जेस पूरा इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उनका, है ना, बराबर बराबर एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे इधर, है ना, ऐसा। अगर 8 चार्जेस आ गए तो फिर ये और ऐसा, मतलब सिंपली वो क्या करेंगे, एक दूसरे को पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये पॉइंट मैं यहाँ लिखूँगा, ट्रांसफर ऑफ ऑन कंडक्टिंग मटेरियल में, इफ एनी सेलेक्टिव पार्ट ऑफ conducting material is charged, the charge gets transferred over entire body, है ना, the charge gets transferred over entire body, है ना। मैंने बोला कि भैया ठीक है, मैंने ऐसा पूरा बेहतरीन बास्केट भर के चॉकलेट्स लाया, मैंने बोला ले मुश्तबा, है ना, मगर मुश्तबा ठहरा कंडक्टर, वो क्या करेगा, सबको इक्वली बांट देगा, रखो तुम भी रखो, है कि नहीं। वहीं मैंने बोला गर्ल्स में आप कौन लेता, क्या कशा तुम लेते, ठीक है, तो मैंने बोला भैया ले क्या कशा, ये ले बास्केट ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है बोले सर, बांधी उसने, रख ली अपनी बैग में, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। ये कौन है ऐसा, इंसुलेटर। तो भैया अब इंसुलेटर क्या करता है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल। अगर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल पे आप ट्रांसफर ऑफ चार्ज करते हैं, मतलब यही मेटल, ये जो स्फीयर था मेटल का बना हुआ था, उसके जगह इसको बना दो प्लास्टिक का, लकड़ी का, है ना, जो भी चीज़ का तुम बना, ग्लास का बना लो। आप इतने हिस्से को रब करो, आप देखेंगे सिर्फ ये वाला हिस्सा चार्ज हो रहा है। जिस हिस्से में आप चार्ज निकाल रहे हो सिर्फ उतना ही हिस्सा चार्ज हो रहा है, पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो मैं बोलूँगा इफ एनी सेलेक्टिव पार्ट is being charged, then the charge does not gets distributed uniformly। तो इसमें देखो डज नॉट है भैया, चार्ज जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जिस पार्ट को आप चार्ज कर रहे हो सिर्फ उतना ही पार्ट चार्ज होगा। जैसे ये कैप है, मैं इसके ढक्कन को चार्ज कर रहा हूँ, ढक्कन को घस रहा हूँ बार बार, तो सिर्फ इसका ढक्कन चार्ज होगा, है ना। ये पूरी बॉडी एज इट इज़ न्यूट्रल रहेगी, है ना। मेटालिक में ऐसा मामला नहीं था, इसको चार्ज करेंगे तो पूरी बॉडी चार्ज हो जाएगी, ठीक है।
अब ऐसा है कि इसी वजह से होम अप्लायंसेस जो है अर्थिंग पे कनेक्टेड होते हैं, है ना। बोले कैसा? अब अगर कोई भी मान लो जैसे अपने यहाँ घर में कूलर लगा हुआ है ना। अब घर में कूलर होता है, घर में कूलर जो होता है उसमें क्या रहता है हमेशा, तो जो अपने को कंपनी से जो कूलर मिलता है उसके साथ जो प्लग आता है, जो वायर आता है वो 3 पिन का रहता है ना। जिसमें से 2 पिन क्या लगे रहते हैं, लाइव वायर को और एक न्यूट्रल वायर को। लाइव वायर जो करंट ला रहा है, न्यूट्रल वायर जो ले जा रहा है ना, जो कि पावर स्टेशन से कनेक्टेड है पूरा। मगर वो जो जैसा एक अगर मैं बोलूँगा ये 3 पिन है, ये 1 पिन और ये 1 पिन, एक मान लो लाइव का है, एक न्यूट्रल का होता है ना। ये दोनों पावर स्टेशन से कनेक्टेड होते हैं, है कि नहीं। ये जो वायर गया ये कहाँ जा रहा, खंबे पे जा रहा, खंबा कहाँ, वायर कहाँ जा रहा, वो पावर स्टेशन तक जा रहा पूरा। ये जो है हम लोग क्या करते हैं, कोयला नमक वमक डाल के हमारे घर के बाहर अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना। तुमने घर में जब बनाए होंगे कंस्ट्रक्शन, जब हुआ होगा नया नया, तो उसमें क्या हुआ होगा देखेंगे, जितने भी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सब जहाँ कनेक्शन है, तो वहाँ से एक वायर निकाला गया होगा, अर्थिंग वायर बोलते हैं इसको। वो वायर जाता है घर के बाहर, गड्ढा खोदते हैं, उसमें कोयला नमक डालते हैं और उसके अंदर उसको वायर का जो प्लेट है वो सब गाड़ देते हैं उसके अंदर। अब ये क्यों होता है, ये जो वायर का पार्ट होता है ये बॉडी से कनेक्टेड होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कूलर में करंट आ जा रहा, फ्रिज में करंट आ रहा, मामूली करंट है ठीक है, कई बार खतरनाक शॉक लग जाते हैं कि इंसान जगह पे चिपक जाता है ना। सिचुएशन ये आती है, मान लो कि ऐसा हुआ, इसी कारण से लाइव वायर जो है इसके बॉडी के साथ अटैच हो गया। लाइव वायर कूलर के बॉडी के साथ अटैच हो गया। अब वो करंट कहाँ आ गया, बॉडी में भी आ गया, है ना। बॉडी में पूरा करंट आ गया तो बॉडी को हाथ लगाए झटका मारेंगे चुहा तुमको, है कि नहीं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं ये अर्थिंग पिन नहीं रखूँ, जो अपन बहुत बड़ी गलती करते हैं अपने इंडिया में, अपन बिल्कुल है ना, पैसा क्या बोलते इतने शक्तिमान बनते ना अपन, है कि नहीं। अरे वो नहीं लग रहा, बोले 3 पिन निकाल, वो अर्थिंग पिन कोई काम की बात नहीं, बोले लगा 2 पिन, चल रहा ना कूलर उस पर। अरे भैया चल तो रहा, मगर भाई तुम मान के चलो कि ये अर्थिंग पिन अगर कनेक्टेड नहीं है बॉडी में, है ना, और प्रॉपर तुम्हारे घर की अर्थिंग नहीं, छोटा सा कोई बच्चा है अगर वो उसको आके पकड़ेगा वहीं ऑन बेकार काम हो जाएगा, है ना। तो ये कभी नहीं करना। जो भी हैवी अप्लायंसेस रहते, फ्रिज, आपका कूलर, ये जो प्रेस रहती खासतौर से प्रेस, ये सब जो है ना विदाउट अर्थिंग ऑपरेट नहीं करना भैया। वो अपने यहाँ कर देते, अपन 2 पिन लगाते चलने दे, है ना, वो चल तो जाता, खुदा ना खास्ता वो हादसा अगर होने को रहा। और अगर आपने क्या करे भैया कि उस अर्थिंग पिन नहीं लगा हुआ है, तो भाई वो फिर वो बॉडी में पूरा करंट आ जाएगा, पूरी बॉडी चार्ज स्टोर कर लेगी। बॉडी अब इतनी पूरी पॉजिटिवली चार्ज होगी, मान लो लगातार चार्ज स्टोर करते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब उसको कहीं ना कहीं जाने का, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन खींचने का है। तुम आए, तुमने हाथ लगाए, तुम्हारी बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर, उसने से क्या खींची, इलेक्ट्रॉन, धड़ कर खींचे इलेक्ट्रॉन, तेजी से इलेक्ट्रॉन तुम्हारी बॉडी में से फ्लो होगा। तुम्हारी बॉडी में क्या आ गया, फिर करंट। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा, तो उसमें होती जनरेट एनर्जी, हीट, इसीलिए बॉडी जल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए होम अप्लायंसेस को अर्थ किया जाता है। तो इस टॉपिक में सिर्फ अगर इम्पोर्टेंट लेवल की बात मैं कहूँ तो ये सेकंड वाला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। मामूली से 2 सेंटेंस हैं कि भैया किसी कंडक्टर को चार्ज करोगे तो चार्ज पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी इंसुलेटर को चार्ज करोगे तो जिस हिस्से को चार्ज कर रहे हो सिर्फ उतना ही हिस्सा चार्ज होगा। बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। चलिए अब अगले पार्ट पे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब देखो भैया, डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके हैं, ये हो गया ना लिखना। कुल मिला के 3 तरीके हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये समझ के चलो हाँ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। एनसीईआरटी में कंडक्शन के बारे में नहीं बोला हुआ ज़्यादा डिटेल में, उसको एक एडिशनल पॉइंट लेकर डाला हुआ है, मगर मैंने डाल दिया नोट्स के अंदर। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलो भाई एक एक करके देखते हैं। इधर का हो गया राइट साइड का। जैसे कि सबसे पहला
बहुत सिंपल सी बात है भैया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये बॉडी जब चार्ज होती है, कैसे चार्ज होती है ना, जब दो बॉडीज़ को आपस में आप रगड़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि बॉडी के अंदर चार्ज होता है बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग टू बॉडीज। सिंपल सी बात है ना। आप क्या करते हो, एक बॉडी को ऐसा घस रहे हो, आप घस रहे हो। अब क्या हुआ, हमने कहा कि दोनों चार्ज हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से ही ना, रगड़ की वजह से। ये रगड़ के वजह से ही क्या हुआ कि रगड़ने के वजह से बार बार एक में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरी बॉडी पे चला गया। तो इसको हम लोग, इस मेथड ऑफ चार्जिंग को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब अगला जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये ज़बरदस्त है, कमाल का है। सेकंड वाला देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक मेटालिक स्फीयर को इमेजिन करो, एक मेटालिक स्फीयर को हम यहां पे इमेजिन करते हैं। ओके, देखो इधर, ध्यान दो इधर। एक मेटालिक स्फीयर को इमेजिन करो, फिलहाल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो भैया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पूरा कैसा है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज सब कैसा है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा मेटालिक स्फीयर जो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये निगेटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज मेटालिक स्फीयर मैं इसके करीब लेकर आऊँगा, है ना। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अपना इलाका छोड़ छोड़ के भागेंगे यहाँ से, और जब इलेक्ट्रॉन्स अपना इलाका छोड़ छोड़ के भागेंगे तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। और फिर मैंने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इस तरह से इधर चले गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की लालच में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर इनके तरफ डाइवर्ट हो गए, है कि नहीं। अब क्या करा मैंने यहाँ पे, अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अर्थ से। अर्थ बोले तो अंधा कुआं, तुम भैया जितना चाहे उसमें निगेटिव चार्ज डालो, जितना चाहे पॉजिटिव चार्ज डालो। अर्थ बोले तो बहुत बड़ी अर्थ है ना, बहुत बड़ा है, इसके इतना है, उसके पास इतने सारे एटम्स, और ऊपर से भाई लोकल एरिया में, थोड़ा सा छोटे छोटे एरिया में कंडक्टर, गुड कंडक्टर भी होता है। अर्थ के पास भरे उतने पॉजिटिव चार्ज, भरे उतने नेगेटिव चार्ज, थोड़ा बहुत दे भी दो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अंबानी के भाई अकाउंट में मैं अगर 100 रुपये डाल दूँ तो अंबानी को कोई फ़र्क पड़ेगा क्या भैया, अभी भी ऐसा नहीं। उसके इसमें से कुछ दे भी लो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ऐसा है कि ठीक है, अब ऐसा इमेजिन कर लो जैसा कि आपने अर्थ से कनेक्ट किया। अर्थ में क्या है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे, चूस लेंगे पूरा, है कि नहीं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स खींच गए, चले गए, अर्थ में चले गए। अब ये लालच देने के लिए जो आया था इसको करो दूर, ये जो लालच देने आया था इसको करो दूर। फिर वो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, है ना। फिर उसने गाया, और मुझे छोड़कर तुम जो जाओगे बड़ा पछताओगे, है ना। तो भैया इस तरह से भैया वो पूरा इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, है ना, उसको बुरा लगा, वो अर्थ में चला गया। फिर भाई ढूंढते बैठा पॉजिटिव चार्ज, कहाँ है बॉडी, कहाँ है बॉडी, भाई कहीं कहाँ इलेक्ट्रॉन, कहीं नहीं है। अब बैठो, घूमते बैठो, तो आप पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज कायम हो जाएंगे। ऐसी ऑपोजिट भी हो सकता, मैं अगर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव स्फीयर के बजाय पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर नज़दीक लाता तो ये वाला जो स्फीयर है, स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचे जाते थे, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाता था, पॉजिटिव चार्ज। पता ये चला इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपना घर छोड़कर इधर आ गए, इसकी लालच में अब आ गए। अब हुआ क्या भैया, मैंने बोला अच्छा ठीक है पॉजिटिव चार्ज, बोले यार भूख लग रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, है नहीं हमारे पास। तो अब क्या बोले, कोई बात नहीं, करो अर्थ से कनेक्ट, इलेक्ट्रॉन अर्थ के पास तो सब कुछ है, लो भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ हमारे पास से ले जाओ, लो। तो भाई अपन ने अर्थ को बोले कि भाई हमको लोन चाहिए, तो ठीक है, अर्थ ने बोला ठीक है लेके जाओ, तो इलेक्ट्रॉन दे दिए उसको। इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्जेस नीचे ज़मीन से इलेक्ट्रॉन खींचे, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिए, हो गया भाई हम सेट है।
अब इसको दूर करें तो अब ये ढूंढते हुए घूरे, अरे हमारा घर कहाँ गया, हमारे वो पॉजिटिव चार्जेस कहाँ गए, कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए पूरी बॉडी पे वो निगेटिव चार्ज रह गए। तो इस तरह से ये बॉडी को आपस में आपने रब करे थे क्या, टच किए थे क्या, बस उसको करीब लाए। इंडक्शन मतलब होता है इंट्रोडक्शन, है ना, मतलब बस एक मुतासिर हो जाना किसी चीज़ से, है ना। तो भैया सिर्फ उसको करीब लाए, ये इससे मुतासिर हुआ, है ना, और घर छोड़ के या जो भी अपने उसको छोड़ के आ गए इधर, है ना। क्या हंस रहे थे तो अब ये भैया जब ये यहाँ पर चला गया अलग, तो भैया फिर उसने क्या देखा कि भाई अब हम लोग क्या हो गए, अब जो हमारे हम न्यूट्रलाइज थे, पहले हमारा जो पार्टनर है वो न्यूट्रलाइज हो गया, अब हम वहाँ पर खाली रह गए और ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज, इसी तरह से बॉडी नेगेटिवली चार्ज। आया क्या समझ में? तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये ज़्यादातर होता है आपके कैपेसिटर्स में, आगे जाके आप पढ़ेंगे तो वो कैपेसिटर्स में इसी मेथड से चार्ज किया जाता है। ठीक है, अब आएगा तीसरा मेथड, क्या हुआ, लिखो मत, अभी मत लिखो, बस ये इतना समझ में आ गया ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसा होता है समझ में आ गया ना, लिखो मत इतना लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा है इसका लिखा हुआ, वो नोट्स में से पढ़ लेना, बस बनाना है तो ये रफ डायग्राम बना लो बस। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो ये जो चार्जिंग होती है कंडक्शन की, जनरली दो बॉडीज, जिसमें से एक बॉडी चार्ज्ड है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, या फिर दो बॉडीज दोनों भी चार्ज्ड है मगर उनका चार्ज जो है अलग अलग है, वैल्यू का अलग अलग वैल्यू का, अलग अलग पोलैरिटी का। इस सिचुएशन में तो अगर मैं बोलूँगा, मान लो ये चार्ज, इस बॉडी पे चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, 0, कुछ नहीं है चार्ज, क्या है, टोटल चार्ज 0। ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, इस पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, इसका चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। अब भैया एक के पास मेटालिक स्फीयर पूरा न्यूट्रल, 0 चार्ज, एक के पास भरपूर चार्ज। जैसे ही आप टच करोगे, जैसे ही आप टच करोगे, टच करते से ये एक बॉडी बन जाएगा, सिंगल बॉडी बन जाएगा। अब सिंगल बॉडी है, मेटल है, तो क्या होगा, चार्ज, सिंगल बॉडी है, मेटल है, तो क्या होगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मान लो ये एकदम आइडेंटिकल रेडियस के हैं, तुम्हारे को आइडेंटिकल रेडियस का रहता, ये मामले तक आइडेंटिकल रेडियस है, तुम वहाँ जाएंगे कैपेसिटर्स में जब पढ़ेंगे तब डिफरेंट रेडियस का आता। तो अभी तुम सिर्फ आइडेंटिकल पकड़ के चलो। मान लो कि इसके पास 100 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कुछ भी नहीं है, आएगा टच करेगा, क्या होगा फिर, ये 100 था ना, इसके पास कुछ नहीं था, अब ये बॉडी एक साथ टच होकर से एक बॉडी बन जाएगी। एक बॉडी में चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता, यूनिफॉर्मली, बराबर बराबर से। तो अब ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब उसको अलग अलग करो। अब इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, 50, और इसके पास कितने आ जाएंगे, 50। आया समझ में? एक और एग्जांपल, इसके पास 60 पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास मान लो 40 पॉजिटिव चार्ज, 60 40, ठीक है, सेम वैल्यू क्या है, क्या अलग अलग वैल्यू क्या है ना, टच किए और अलग किए। अब बताओ कितने कितने आएगा, 50 50। एक और बार, मान लो ये जो बॉडी ए है और ये बॉडी बी है मेरे लिए। अब बॉडी ए, इसके पास 30 पॉजिटिव चार्ज है, 30 पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास 10 निगेटिव चार्ज है, 30 पॉजिटिव 10 निगेटिव। टच किया, अलग किया, बताओ कितना कितना आएगा, टच किया, अलग अलग किया, बताओ कितना कितना आएगा। सही है, सही है, 10 10 आएगा ना। अरे इसके पास 30 पॉजिटिव चार्ज थे, 10 निगेटिव चार्ज। जैसे कंबाइन किए, सबसे पहले क्या करेंगे, इधर के 10 पॉजिटिव चार्ज, इधर के 10 नेगेटिव चार्ज मिलकर अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। फिर अब बचे कितने, 20, वो 20 बराबर बराबर में बढ़ जाएंगे, है ना, 10 10 आ गया इसके पास। वैसे सिंपल ये बताता हूँ मैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, आप चार्ज ऑन ईच बॉडी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, QA प्लस QB डिवाइडेड बाय 2। सिंपली कंडक्शन के बाद चार्ज मतलब बॉडी, एक एक बॉडी पे कितना आएगा वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। अच्छा, ये सिर्फ तभी लागू है जब रेडियस ऑफ A इक्वल्स टू रेडियस ऑफ B, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लागू, और तुम्हारे को वही कंडीशन पढ़ना है अभी।
रेडियस ऑफ ए इक्वल्स टू रेडियस ऑफ बी। कंडक्शन में क्या होता, ना रब करना पड़ता, ना दूर से अपने को असर दिखाना पड़ता, बस टच करना पड़ता। एक बार हल्का सा भी टच कर दो कंडक्शन हो जाता आपका। इस तरह से है ना। मान लो कई बार आप बैठे हुए हैं कहीं कुर्सी पे बैठे हुए एक साथ बहुत देर तक के, शूज़ थे पैर में, है ना, आप जाते जाते किसी मेटल को हाथ लगा देते हैं, है ना, होता अक्सर। कार में ट्रैवल कर रहे हैं आप, बहुत देर से कार में बैठे हुए, आपके शूज़ पहने हुए थे, आप उतरते वक्त जैसी बाहर मेटल को हाथ लगाते हैं आप, कई बार हुआ होगा आप लोगों के साथ, चट बैठता है ऐसा, है कि नहीं? वो भी हुआ ना कि आप कोई चार्ज आपने बस उसको ऐसा टच किए, कंडक्शन हो गया, चला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इस तरह से लिख लो, ये रफ में लिखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। हाँ लिखो लिखो लिखो। नेक्स्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज के। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मैं रैंडमली कोई भी एक बॉडी कंसिडर करूंगा, है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए इंसुलेटर है ये, थोड़ी देर के लिए क्या मान लो इंसुलेटर। इंसुलेटर में जहां से निकाले वहां पर चार्ज रहता है। इस पे चार्ज है प्लस Q1, ये वाले हिस्से पे चार्ज कितना है प्लस Q2, ये वाले हिस्से पे चार्ज कितना है प्लस Q3, और इस तरह से पूरी बॉडी पे अपन ने चार्जेस देखे। तो भैया इसका टोटल चार्ज क्या रहेगा, तो इसका टोटल चार्ज रहेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अगर मान लो n चार्जेस है तो प्लस Qn। यानी जिस तरह से एक पर्टिकुलर पैन में किसी जगह पे डिफरेंट मासेस रखे हुए हैं, M1 मास, M2 मास, M3 मास, M4 मास, M5 मास, ऐसा लिखा रखा हुआ है। मैं बोलूँगा उस पैन पे टोटल मास कितना है, तो आप क्या करते, टोटल मास को ऐड कर डालते हर एक मास को। वेल वैसे ही अगर किसी बॉडी पे चार्ज अलग अलग जगह पे इतना चार्ज है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2, यहाँ Q3, यहाँ Qn, तो आप क्या करेंगे, सभी चार्जेस को ऐड कर देंगे। याद रखना चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए कोई वेक्टर के लॉ मत लगाना यहाँ पे, है ना। डायरेक्शन फायरेक्शन को याद है ना कि वो वेक्टर, कोई चीज़ अगर वेक्टर रहा तो उसको ऐड करने का, फोर्स है मान लो वेक्टर है, तो अपन डायरेक्ट ऐड करते कि फोर्स को नहीं, अपन क्या करते हैं, देखते पहले फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा है, उसके हिसाब से वो लॉ लगा के फिर अपन F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर है ना, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, वो लॉ लगा के अपन सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट ऐड नहीं करते, हमेशा हम देखते हैं फोर्सेस के बीच में का एंगल क्या है। बट यहाँ मामला कैसा रहता कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो भैया कोई डायरेक्शन फायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप सारे चार्जेस को ऐड कर डालो, वो हो जाएगा। मामूली सा फ़र्क क्या है मास और चार्ज में, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कभी निगेटिव देखे क्या है। मेरा वज़न भले -30 किलो हो गया, ऐसा होता क्या, नहीं, गायब हो गया क्या तू, तो भैया मास कभी भी पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नहीं रहता। मगर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो अगर आपको उसकी पोलैरिटी डालना पड़ी माइनस, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर माइनस हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भैया डायरेक्शन से रिलेटेड है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी नेगेटिव है, इस वजह से वो माइनस हुआ है। तो ये है सिंपल एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दूसरा जो है हाँ, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वैसे ही कहा जाता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड, नहीं रे वन फॉर्म से वन दूसरे फॉर्म में। सिर्फ इतना कहना चाहता है कि किसी भी बॉडी पे या पूरी होल यूनिवर्स पे या किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज की जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, वो बदलती नहीं। जैसे अब आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे अर्थ हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, मून एक आइसोलेटेड सिस्टम है, सन जो आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर मैं क्या करूँगा, हर एक मान लो, इमेजिन कर लो, पॉसिबल नहीं है बट इमेजिन कर लो, किसी तरह मैं अर्थ पे मौजूद हर एक पॉजिटिव चार्ज को गिन पाया, मैं अर्थ पे मौजूद हर एक पॉजिटिव चार्ज को
इमेजिन कर लो बस बोल रहा मैं। और फिर मैंने कहा कि अर्थ के मौजूद हर एक नेगेटिव चार्ज को भी गिनो, तो आप क्या देखेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है उसमें। कोई भी नया चार्ज पैदा नहीं होगा, ना ही कोई चार्ज को आप ख़त्म कर सकते हैं, है ना भाई। अगर देखो भाई क्या होता है कि अगर कंबाइन भी हो रहे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते, मतलब न्यूट्रलाइज क्या, बस कॉम्बिनेशन है उन दोनों का, है ना, बस वो न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज होने का मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गए, वो अभी भी है, बट वो क्या है, वो जो अलग अलग हुआ करते थे वो एक साथ हो गए, है कि नहीं, वो उतने ही अभी भी। अगर मैं बोलूँगा ऐसे, मान लो कि मेरे पास ऐसे 10 सेपरेट चार्जेस थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 ही पकड़ते चलो, है ना। अब मैं बोलूँगा ये दोनों आपस में मिल गए, आपस में मिलकर, है ना, न्यूट्रलाइज हो गए, ये अभी भी सेपरेट है। मैं बोलूँगा कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है, तो अभी भी बोले 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, अभी भी वही है, 1 2 3 5, 1 2 3 पॉजिटिव 1 2 3 नेगेटिव। सर ये तो मिल गए तो क्या हुआ, अभी तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है ना, साथ में ही 6 बस, कैसे एक ही एटम में मौजूद है ना, ये एटम में मौजूद नहीं है, ये अलग अलग हो गए, ठीक है, मगर क्वांटिटी तो अभी भी उतनी ही है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वही कहा जाता है, द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन एन isolated system, the total number of charges in an isolated system is always constant. Total number of charges in isolated system is always constant. ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और अब आएगा हमारा इंपॉर्टेंट वन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अभी तक कोई न्यूमेरिकल वाला आया नहीं था, अब आएगा, यहां से शुरू होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है भैया, वो कहता है जब भी किसी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होंगे या किसी बॉडी पे चार्ज मौजूद होंगे, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई रहेगा, है ना। द चार्ज ट्रांसफर्ड ऑन एनी बॉडी और प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई। जहां पर स्मॉल ई क्या होता है बेटा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और जो ये बोला है उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, है ना। अगर मैं यहाँ पे N इज इक्वल्स टू Q अपॉन ई करके देखता हूँ, तो ये जो भी है ये आना चाहिए +-1 आना चाहिए, +-2 आना चाहिए, +-3 आना चाहिए, एंड सो ऑन। मतलब प्लस इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। कभी भी किसी पर 3.5, 3.25, है ना, 4.25 ऐसे चार्जेस जमा नहीं होते। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ चार्ज अगर कैलकुलेट करोगे तो हमेशा वो एक नेचुरल नंबर या इंटीजर बोलना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। +1 मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, माइनस के अंदर बोले तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। इधर ध्यान दे रहे, उसको क्या देखते बेटा, जब तक डैनियल को देखते बैठा हो, है ना। तो भैया आया क्या समझ में, अगर किसी बॉडी के ऊपर बता दिया है टोटल चार्ज इतना इतना है, मान लो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज इतना इतना बता दिया और उसको ई से डिवाइड करके देखिए, ई से डिवाइड करने के बाद वो आंसर डेसिमल्स में आया, 1.2 पॉइंट समथिंग ऐसा, 13 पॉइंट समथिंग, 100 पॉइंट समथिंग कहीं ना कहीं, मगर डेसिमल में आ गया, इसका मतलब वो गलत दिया हुआ है ना। ये बिल्कुल सही नहीं है वो, क्योंकि भैया नंबर ऑफ चार्जेस कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहते, वो इंटीग्रल फॉर्म में ही रहते हैं। आई बात समझ में आपको। तो दिस वाज आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हुआ? अब अगला आएगा इसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इधर ध्यान दे बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बॉडी पे दो तरह से होता है। एक होता है डिस्क्रिट डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रिट डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक पॉइंट पे ये एक चार्ज है, हाँ दूसरा चार्ज इधर है, तीसरा चार्ज इधर है, चौथा चार्ज इधर है, मतलब सिंगल सिंगल चार्ज मौजूद है। जनरली ये इंसुलेटर्स पे होता है कि आपने यहाँ से घस के निकाला, यहाँ थोड़ा निकाला, थोड़ा यहाँ से निकाला, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग कहेंगे इसको ऐसा, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अल्टीमेट इंडिविजुअल चार्जेस। अ सिस्टम consisting of ultimate individual charges, इसको कहते हैं डिस्क्रिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब एक चार्ज यहाँ होगा, दूसरा चार्ज यहाँ होगा, तीसरा चार्ज यहाँ है, चौथा चार्ज यहाँ है, पांचवा चार्ज इधर, ऐसा करते करते एन चार्ज सब अलग अलग जगह पे, पूरी लगातार एक बॉडी पे लगातार यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है, सब अलग अलग पॉइंट पे है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फिर आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है? जनरली मेटल्स पे होता है। आप घस रहे किसी बॉडी को, घस रहे है ना, पूरी बॉडी चार्ज होगी, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो भैया if the charge is distributed uniformly over entire body, अब ऐसा है, मान लो एक मेटालिक स्फीयर है, इसको आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये पूरी बॉडी पे एक जैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इस तरह से, है ना, यहाँ पर ऐसा रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड। मगर कभी कभार ऐसा भी मेटालिक सरफेस आता है, कोनिकल। मान लो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, कोनिकल इस तरह से पॉइंटेड एंड है यहाँ पे, है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसे यूनिफॉर्म, इसको चार्ज कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि जो ये जिसका रेडियस ज़्यादा है ना, जिस हिस्से का, वहाँ पर चार्जेस की डेंसिटी कम होती है, और जिस हिस्से की रेडियस कम है, ये वाला हिस्सा, वहाँ पर चार्जेस की डेंसिटी क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो पूरी बॉडी पे चार्जेस कैसे होंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इज कांस्टेंट, ओके। और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज वेरिएबल, बदलता हुआ है। जो पॉइंटेड एंड है, जिसका रेडियस कम है, वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? ज़्यादा, और जिसका रेडियस ज़्यादा है वो वाले ऊपर चार्ज की वैल्यू, जो क्वांटिटी है वो कैसी रहेगी? कम रहेगी, यूनिफॉर्म है। लास्ट पॉइंट, चार्ज डेंसिटीज। चार्ज डेंसिटीज बहुत इजी वाला पॉइंट है, जिसमें
सबसे पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देख भाई, मैं सिर्फ ओरल बोलकर उसका डेफिनेशन, उसका सिर्फ फॉर्मूला लिख कर दे रहा हूँ आपको। ये मान लो रॉड है आपके पास जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। कुल मिला के उस पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लो किसी रॉड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके 1 सेंटीमीटर के हिस्से पे कितना चार्ज है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर के हिस्से पे लेंथ पे कितना चार्ज है। तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्बडा से इंडिकेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा फिर उस हिसाब से देखा जाए तो, कूलम पर मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा फिर, है ना, कूलम का क्या होता है T1A1 और मीटर का L1 होता है, मगर नीचे है तो इसीलिए L-1 T1A1। फिर आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो आपके पास कोई मेटालिक प्लेट है, क्या है, मेटालिक प्लेट है, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी कैपिटल क्यू, टोटल एरिया ऑफ द बॉडी कितना है, कैपिटल ए। तो मैं बोलूँगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है। ये सिग्मा, सिग्मा स्मॉल सिग्मा, लेटर ऑफ ग्रीक लेटर स्मॉल, है ना, बड़ा कैपिटल सिग्मा ऐसा रहता, ये स्मॉल सिग्मा है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पूरे सरफेस के छोटे से एरिया, एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है। तो उसको कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। इसका एसआई यूनिट क्या होता, इस पे से अंदाज़ा लगाओ, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा बेटा फिर, है ना, देखो कूलम का तो T1A1 है, एरिया का क्या होता, L2 है ना, L2 जाएगा ऊपर, तो फिर वो डायमेंशन क्या हो जाएगा, L-2 T1A1, L-2 T1A1। तीसरा यहाँ ले लेता हूँ मैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आप देखो भाई, कोई सिलेंडर जैसा शेप इमेजिन कर लो जो 3 डायमेंशनल होता हो, है ना। अब मान के चलो कि जो चार्ज है पूरी बॉडी पे है, अंदर से बाहर पूरा भरा हुआ है, पूरा पूरा पूरा। ये सिर्फ मालूम आपको सिर्फ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है, ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला मामला है सिर्फ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे देखने को मिलेगा, कि कोई कंडक्टिंग मटेरियल पे देखने को नहीं मिलेगा। बताओ क्यों ऐसा, कंडक्टर का मसला क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता। तो जब भी किसी, गौर से सुनना है, किसी भी कंडक्टर को आप घसते हैं, कितना भी घसते रहो, चार्ज जो है उसके सिर्फ आउटर सरफेस पे जमा होता है ना, अंदर नहीं जा पाता वो। मतलब अपने को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो क्या करता है, चार्ज को सिर्फ आउटर सरफेस पे जमा करता है। तो कंडक्टर में कभी भी क्या होगा, चार्ज सिर्फ बाहर के सरफेस पे होगा। अंदर जैसे किसी टब में अपन चावल भर के रखते, गेहूँ भर के रखते, वैसा आपका चार्ज अंदर नहीं रहेगा। उस कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ चार्ज बाहर के सरफेस पे होता है, क्योंकि फ्री टू मूव है। अब तुम इमेजिन करो ना, अब किसी अंदर का हिस्सा देखो, यहाँ पर जगह कम है, तुम यहाँ चार्ज करोगे तो बहुत स्ट्रांगली रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो दूर जाना चाहेंगे। जाने के लिए आज़ादी है ना इनको, तुम जा सकते, दूर दूर जगह है, बाहर खुला खुला मैदान है, जाओ बाहर चले जाओ, तो इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पूरे भी चार्ज, कितना भी घसो तुम, कितना भी चार्ज जमा करो, किसी भी मेटल में क्या होगा, चार्ज से बाहरी सरफेस पे जमा होते हैं। मगर ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के साथ नहीं है। किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को आप रब करोगे तो जहाँ से निकालोगे वहाँ से निकलेगा। ऊपर से निकालोगे सरफेस के तो ऊपर से निकलेगा, अंदर से निकालोगे सरफेस के चार्ज तो अंदर से निकलेगा। आई समझ में। तो ये मामला सिर्फ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए। तो ये क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से इंडिकेट किया जाता है। अब बताओ भैया, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, बोलो, कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या आएगा,
L-3 T1 A1। आया समझ में? तो ये हमारा पहला जो टारगेट था, पहला पार्ट वो है कंप्लीट हुआ। कल इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दूँ क्या क्या देखे आज आपने। आप सबसे पहला पार्ट जो आपने स्टडी किया वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है उस बारे में, इंट्रोडक्शन में। सेकेंड पार्ट हमने देखा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी खोज कैसी हुई, वो जब ग्लास रॉड्स को करीब लेकर आया, कोई रिपेल कर रहा था, कोई अट्रैक्ट कर रहा था। फिर हमने कहा जब किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं हम वो कहते हैं बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई। साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा जो यूज़ होता है किसी बॉडी पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज मेजर करने के लिए। फिर हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा। उसमें सबसे खास बात हमने ये पढ़ी कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इंसुलेटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज जहाँ से निकाला वहीं पर होता है। और इसमें स्फेरिकल बॉडी की अगर मैं बात करूँ, किसी स्फेरिकल बॉडी को या मेटल को आप चार्ज करेंगे तो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे जमा होगा, मगर इंसुलेटर में ऐसा नहीं है। आप जहाँ से चार्ज निकालोगे चार्ज वहाँ पर भी जमा हो जाएगा। फिर हमने पढ़े कि अपने अर्थ के जो अपने अप्लायंसेस होते हैं, होम अप्लायंसेस, उसको अर्थ से क्यों कनेक्ट किया जाता है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि बॉडी में कहीं चार्ज स्टोर ना हो जाए। डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। ये 3 मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े थे। फ्रिक्शन में 2 बॉडीज़ को रगड़ा जाता है, इंडक्शन में दूसरी बॉडी के करीब एक चार्ज बॉडी लाया जाता है, उसके असर से कुछ चार्जेस पोलराइज हो जाते हैं, एक साइड पे नेगेटिव एक साइड में पॉजिटिव, फिर जो उधर चले गए उसको न्यूट्रलाइज करके पूरी बॉडी को चार्ज कर देते हैं। कंडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ बॉडीज़ को ऐसा कांटेक्ट में लाकर आप चार्ज करते हैं। उसमें हमने एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर ये बॉडी पे चार्ज Q1 है, इस पर Q2 है, टच करने के बाद दोनों बॉडीज़ पे नए चार्जेस क्या आएंगे, तो वो आएगा Q1 + Q2/2। इधर ध्यान दे, Q1 + Q2/2। अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो भैया दोनों भी उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सेम। और आपके सिलेबस में आप जो पढ़ने वाले हैं आइडेंटिकल बॉडीज़ का ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़े आपने, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ थी, एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी और क्वांटाइजेशन। एडिटिव बोले तो क्या, सिंपल कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी बॉडीज़ पे कुछ चार्ज डिपॉजिटेड रहा तो चुपचाप उसे ऐड कर दो विदाउट कंसिडरिंग एनी डायरेक्शन। कंजर्वेशन के बारे में ये पढ़ा कि पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज की जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, कोई ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जब भी किसी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र होगा या फिर आपका कहा जाएगा डिपॉजिटेड होगा तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई रहेगा। स्मॉल ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा कि 2 तरह से होता है, एक डिस्क्रिट और एक यूनिफॉर्म। डिस्क्रिट बॉडी के अलग अलग हिस्से पे छोटा छोटा एक आइसोलेटेड चार्ज होता है, यूनिफॉर्म पूरी बॉडी पे लगातार एक जैसा चार्ज होगा। फिर हमने इसमें ये पढ़ा कि भैया अगर मान लो ये सिचुएशन ऐसी है ना, एक हॉलो स्फीयर है तो पूरी बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा, मगर अगर स्फीयर ऐसा है या जो भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका रेडियस एक हिस्से पे ज़्यादा है एक हिस्से पे कम है, तो जो जिस हिस्से पे रेडियस ज़्यादा रहेगा है ना उसके ऊपर चार्ज का डिपोजिशन कम रहेगा, और जिस हिस्से का रेडियस कम रहेगा उस पर चार्ज का डिपोजिशन ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है, यहाँ ज़्यादा है। फिर हमने देखा कि भाई चार्ज डेंसिटीज़, अगर किसी रॉड पे चार्ज या किसी वायर पे चार्ज मौजूद है तो उसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाली जाती है, जिसको आप Q/L बोलते हैं। अगर किसी सरफेस पे चार्ज मौजूद है तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला जाता है, तो उसको चार्ज पर यूनिट एरिया निकाले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A। और किसी बॉडी में पूरी अंदर से बाहर तक पूरा चार्ज भरा हुआ है और आपको निकालना छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। दिस इज़ इट, आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ, बाकी रहेंगे कल।